हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की कॉन्सेप्ट्स पे। तो आज की जो टॉपिक हमारी होगी वो भी विराम चिन्ह से ही रिलेटेड है। तो आज की टॉपिक हमारी क्या है? तो आज की टॉपिक हमारी है उपविराम। उपविराम को इंग्लिश में कोलन भी कहा जाता है। मतलब ये चिन्ह दिखाई दे रहा है उपविराम का, वो उपविराम का चिन्ह जो है उसे कोलन का चिन्ह भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि उपविराम चिन्ह कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, या उपविराम चिन्ह है क्या। सबसे पहले हम देखें उपविराम चिन्ह की अगर परिभाषा की बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या होगी कि जब किसी शब्द को अलग दर्शाया जाता है, मतलब कोई भी शब्द हो, किसी भी शब्द को अलग दर्शाया जाता है तो वहां उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है या उपविराम चिन्ह लगाया जाता है। जब किसी शब्द को अलग करने के लिए या उसको दर्शाने के लिए अगर एक से ज्यादा हो तो उसे दर्शाने के लिए उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कैसे करेंगे? तो आइए देख लेते हैं कुछ उदाहरण से। जिस तरीके से दिया हुआ है, कृष्ण के अनेक नाम हैं। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये उपविराम चिन्ह लगा है, इसको हम कोलन भी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? तो इसको कोलन भी कहते हैं। तो ये क्या है? कृष्ण के अनेक नाम है। कृष्ण के कितने नाम है? तो कृष्ण के अनेक नाम है। अब यहाँ पे कोलन का चिन्ह यानी उपविराम का चिन्ह दे दिया गया है और उपविराम के बाद उसके जो भी नाम है उनके कुछ नाम लिख दिए जाते हैं, जैसे मोहन, गोपाल, गिरधर, उसके बाद है श्याम, कान्हा इत्यादि। ऐसे कुछ नाम है कृष्ण के। तो कहाँ लिखा गया है? तो कृष्ण के अनेक नाम हैं। है के बाद क्या लगेगा? तो कोलन का चिन्ह लगाया जाता है, उपविराम का चिन्ह लगाया जाता है और उस उपविराम के चिन्ह के बाद जो भी उनके नाम है उन नामों को लिख दी जाती है। तो ऐसे स्थानों पर यानी जब अलग की जाती है किसी नाम को या किसी वाक्य को या किसी शब्द को दर्शाने के लिए जब हमें अलग करना पड़ता है तो हमें उपविराम का चिन्ह लगाते हैं। इसका उपयोग प्रायः या संस्कृत के भी कई वर्णों में उपविराम चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। तो संस्कृत के शब्दों में भी उपविराम चिन्ह का उपयोग होता है, जैसे प्रायः, नमः, अतः। तो इन सभी में क्या होगा? तो उपविराम चिन्ह का उपयोग होता है। उपविराम चिन्ह का उपयोग पुस्तक, निबंध लिखा है, निबंध आदि के शीर्षक में होता है। मतलब जब पुस्तक का कोई शीर्षक हो या निबंध का कोई शीर्षक हो तो उस शीर्षक में क्या लिखा होता है? तो उस शीर्षक के पहले क्या लगाते हैं हम? यानी उस शीर्षक का पुस्तक है और उस पुस्तक के बाद जो शीर्षक होगा तो शीर्षक से पहले हम उपविराम चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। आइए इसके भी कुछ उदाहरण से देख लेते हैं। जैसे कश्मीर के बाद क्या है? ये उपविराम चिन्ह लगा हुआ है और इस उपविराम चिन्ह के बाद जो है उसके शीर्षक का नाम लिखा हुआ है। ये कश्मीर एक पुस्तक है और इसके बाद ये क्या है? एक शीर्षक का नाम लिखा हुआ है, ए ट्रेजेडी ऑफ एरर्स। क्या लिखा है? तो ए ट्रेजेडी ऑफ एरर्स लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या है? कश्मीर, जैसे कश्मीर के बाद क्या दिया गया? तो एक उपविराम चिन्ह दिया गया और इस उपविराम चिन्ह के बाद यहाँ लिख दिया गया है ए ट्रेजेडी ऑफ एरर्स। ये ए ट्रेजेडी ऑफ एरर्स से क्या है? तो एक पुस्तक का नाम है। किसका नाम होगा? तो ये एक पुस्तक का नाम होगा। अब उसी के बाद हम दूसरा इसका देखते हैं विराम चिन्ह का अगला टॉपिक क्या हो जाएगा? तो अगला होगा विषमयादि बोधक चिन्ह। विषमयादि बोधक चिन्ह क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि विषमयादि बोधक का अव्यय होता है। तो उस विषमयादि बोधक का अव्यय के स्थान पर जो भी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे विषमयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। आइए इसे भी देख लेते हैं। जैसे क्या हुआ कि जिससे हर्ष यानी खुशी, शोक यानी दुख, आश्चर्य आदि का बोध होता है उसे विषमयादि कहा जाता है। मतलब जिस शब्द से खुशी का बोध हो या शोक अर्थात दुख का बोध हो तो उसके साथ मतलब या आश्चर्य का बोध हो तो वैसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? तो वैसे शब्दों को विषमयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। उस विषमयादि बोधक अव्यय के साथ जो चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है वो चिन्ह क्या कहलाएगा? तो विषमयादि बोधक अव्यय चिन्ह कहलाता है। विषमयादि बोधक अव्यय चिन्ह कैसे होंगे? तो ये जो हम देख रहे हैं ये क्या होगा? ये विषमयादि बोधक अव्यय चिन्ह कहलाता है। मतलब यहाँ पर एक पूर्ण विराम के नीचे एक बिंदु दे दी जाती है तो ये क्या बन जाएगा? तो विषमयादि बोधक अव्यय यानी विषमयादि चिन्ह बन जाता है। क्या बन जाएगा ये? तो विषमयादि चिन्ह बन जाएगा। आइए कुछ इसके भी उदाहरण देखते हैं।
विषमयादी बोधक चिन्ह के साथ कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो यहाँ क्या दिया हुआ है कि अरे, अरे के बाद क्या है, विषमयादी चिन्ह है। उसके बाद अरे आप कौन है, यहाँ पर भी विषमयादी चिन्ह होगा। उसके बाद है मुझे देर हो गई, यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि है मुझे क्या हो गई, देर हो गई। यह भी बताया जा रहा है कि आश्चर्य से बताई जा रही है चीजें एक निश्चित रूप से। उसके बाद हट, शुभ, छी, अच्छा, ओ, वाह, उसके बाद इत्यादि। इन सभी चीजों में क्या है, तो ये सभी विषमयादी बोधक यानी विषमयादी बोधक चिन्ह है। विषमयादी बोधक चिन्ह जब भी किसी शब्द के साथ या किसी वाक्य के अंत में इस तरीके का चिन्ह बना होगा तो इसे हम विषमयादी बोधक चिन्ह कहते हैं। बस इतना ही याद रखना है कि विषमयादी बोधक चिन्ह कैसा है, क्योंकि विषमयादी बोधक चिन्ह जहां ये लगा हुआ है उसके आगे ही उसको हम क्या समझेंगे कि वो शब्द ही क्या है, विषमयादी बोधक चिन्ह है। उसके बाद प्रश्नवाचक, ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है ये सभी लोग जानते होंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, स्टूडेंट में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो प्रश्नवाचक चिन्ह को नहीं जानता होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह यानी हर प्रश्नों के बाद लिखा होता है। तो आइए देखते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह भी क्या है। प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या कह रहा है कि जब किसी वाक्य में सवाल पूछे जाने का भाव उत्पन्न होता है तो उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए जाते हैं। जब हम किसी भी वाक्य के द्वारा ऐसा भाव हमें होता है उस वाक्य से कि जब हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसके अंत में क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाई जा रही है। अब बोलने में नहीं बल्कि लिखने में लगाया जाएगा। इस शब्द का इस्तेमाल हम बोलने में नहीं कर सकते हैं, लिखने में इस चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। चिन्ह कैसा होता है तो आप सभी को पता है कि ये चिन्ह जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा। तो सबसे पहले आप जान चुके हैं कि जहां प्रश्न करने या पूछे जाने का बोध हो, मतलब जिस सेंटेंस में जिस वाक्य से प्रश्न पूछे या प्रश्न करने का बोध होता है, प्रश्न पूछे जाने का बोध होता हो या प्रश्न करने का बोध होता हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहेंगे। या उस वाक्य के बाद जिस वाक्य में यह स्पष्ट होता हो कि कोई व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है, यानी किसी व्यक्ति से हम प्रश्न पूछ रहे हैं या पूछने का बोध होता है, तो उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाई जाती है। नंबर 2 में होगा कि जहां स्थिति निश्चित ना हो। प्रश्नवाचक चिन्ह हम उस जगह भी लगाएंगे जहां पर कोई स्थिति निश्चित नहीं हो, अनिश्चित रूप से स्थिति को मानी जाती हो। नंबर 3 में आता है जहां व्यंग किया जाता हो। अब हम इस व्यंग को कैसे समझेंगे, जैसे अगर किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं और हमें निर्धारित नहीं है कि ये जो बात है वो वाकई सही है या नहीं है, या इसका जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम उसे प्रश्न के साथ साथ मतलब उसको बता रहे हैं और बताने के साथ साथ भी उसे प्रश्न करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से प्रश्न के यानी कुछ बताने के लास्ट में हम उससे ये पूछ लेते हैं है ना, तो ऐसे शब्दों में भी प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल होगा, ऐसे वाक्यों में भी प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल होगा। आइए इसको कुछ उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे दिया हुआ है कि भ्रष्टाचार इस युग का सबसे बड़ा शिष्टाचार है, ये किसी को बताया जा रहा है। अभी किसी को क्या है, बताया जा रहा है, सामने वाले से ऐसी बात की जा रही है कि भ्रष्टाचार जो है इस युग का सबसे बड़ा शिष्टाचार है, और उसी से कहा जा रहा है ना, मतलब वो भी रिपीट में से क्वेश्चन भी पूछी जा रही है कि है ना। अब उसका वो आंसर दे सकता है या नहीं है, वो उस पर डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे व्यंग भी होंगे जहां व्यंग किया जाता हो, उसे भी हम क्या कहेंगे, तो वहां भी हम प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4 में जाएगा कि इस चिन्ह का प्रयोग संदेह प्रकट करने के लिए किया जाता है। जब संदेह का प्रकट होता है, जब क्या कोई संदेह, इस चिन्ह का जो उपयोग है वह संदेह प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। जब किसी वाक्य के अनुसार या जब किसी शब्द में हमें कोई संदेह प्रकट होती है, यानी संदेह लगता है, तब हम उसके साथ भी एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वो चिन्ह क्या होगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलते हैं कल के नए क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। अगर ये वीडियोस अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।